सेकेंड यूनिट क्लास 12th की फिजिक्स का जो है वो है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, वो ब्रांच फिजिक्स की जहां पे हम मूविंग चार्जेस और उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं। उस ब्रांच को हम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स या करंट इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। इसमें सबसे पहला पॉइंट जो हमारा आ रहा है वो है इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। वो टाइप एनर्जी की जो चार्जेस की मूवमेंट की वजह से या फ्लो ऑफ चार्जेस की वजह से जो टाइप एनर्जी की होती है उस टाइप ऑफ एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। वो टाइप एनर्जी की जो किस वजह से होती है, फ्लो ऑफ चार्जेस के वजह से, उस टाइप को हम इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। दूसरा इसमें हमारा करंट आता है। क्या आता है? करंट आता है। एक यूनिट टाइम में किसी कंडक्टर के अंदर से या किसी मटेरियल के अंदर से कितने चार्जेस चल रहे हैं, फ्लो ऑफ चार्जेस पर यूनिट टाइम, उसी को हम क्या कहते हैं, करंट। एक यूनिट टाइम के अंदर किसी भी कंडक्टर या मटेरियल के अंदर से कितने चार्जेस चल रहे हैं उसी को हम क्या कहेंगे, करंट, फ्लो ऑफ चार्जेस पर यूनिट टाइम। ठीक, अब यहां पे बात आती है मेटल्स की। अगर हम मेटल्स के अंदर बात करेंगे, मेटल्स के अंदर करंट यानी फ्लो ऑफ चार्जेस के पीछे रीजन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल फॉर करंट इन मेटल्स। बट वहीं पर अगर हम लिक्विड एंड गैसेस की बात करेंगे, वहां पे वो सॉल्यूशन होगा या वो गैस होगा, वो कंप्लीटली या हाफ पार्शियली आयोनाइज हो जाता है पॉजिटिव और नेगेटिव आयन्स में। तो वहां पे पॉजिटिव और नेगेटिव आयन्स दोनों रेस्पॉन्सिबल होते हैं करंट के लिए। अब इसके बाद जो हमने कहा फ्लो ऑफ चार्जेस पर यूनिट टाइम, यानी एक टाइम में कितने चार्जेस फ्लो करते हैं उसी को हम करंट कहते हैं। इस करंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं आई से, कैपिटल आई से। अब क्या कहा हमने, फ्लो ऑफ चार्जेस, चार्ज को क्यू से, पर यूनिट टाइम। तो ये इसका एक फॉर्मूला हमारा आया। अब अगर छोटी जगह के ऊपर हम देखेंगे, स्मॉल प्लेस, छोटे सा जगह, स्मॉल एरिया के अंदर हम देखेंगे कि कितने चार्जेस फ्लो होते हैं, उस केस में हमारा फॉर्मूला आएगा, उस टाइम पे स्मॉल चार्जेस मूव होंगे स्मॉल एरिया के अंदर से, टाइम भी कितना होगा, स्मॉल होगा। तो उस केस में हमारा फॉर्मूला जो है dq अपॉन dt होगा। तो इन जनरल फॉर्मूला हमारा क्या होता है, अगर यूनिफॉर्म होगी, यूनिफॉर्म रेट से ये चल रहे होंगे तो आई होगा बराबर q अपॉन टी के। ठीक, लेकिन हमने पीछे पढ़ा हुआ है, ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में हमने बोला है q इक्वल्स टू एन। क्या सही है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में हमने कहा था q होता है बराबर एन ई। तो अगर मैं यहां पे वैल्यू को पुट करूंगा, क्या मेरा दूसरा फॉर्मूला करंट का एन ई अपॉन टी बनेगा? ये सेकंड फॉर्मूला मेरा करंट का डिराइव हो रहा है एन ई अपॉन टी के बराबर। तो ये दो फॉर्मूलाज हमारे करंट के हैं। अगर मैं इस करंट की ऐसे यूनिट की बात करता हूं, व्हाट इज ऐसे यूनिट ऑफ करंट, चार्ज का, कॉलम, टाइम का, पर सेकेंड, इसी को दूसरा नाम हम देते हैं एम्पियर। क्या देते हैं? ठीक, ऐसा यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर। अब यहां पे एक नंबर या दो नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, डिफाइन 1 एम्पियर। 1 एम्पियर, यहां पे 1 एम्पियर करंट कब होगी? तो 1 एम्पियर करंट तब होगी जब एक कॉलम चार्जेस 1 सेकंड में किसी जगह से पास होगा। यानी अगर किसी भी कंडक्टर के बीच में से 1 सेकंड के अंदर एक कॉलम चार्ज पास होता है, उसी को हम 1 एम्पियर करंट कहते हैं। या दूसरी लैंग्वेज में अगर हम इसको बोलेंगे, 1 एम्पियर करंट जो होती है वो बराबर होती है 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड। ये इसका दूसरा फॉर्मूला हमारा यहां पे निकलेगा। 1 एम्पियर कितना होता है? अगर 1 सेकंड के अंदर किसी जगह से 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स पास होते हैं, कितने? 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स पास होते हैं, उसी को हम 1 एम्पियर करंट कहते हैं। अब ये कहां से आया, इसको भी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। क्या किया हुआ है? ऑलरेडी पीछे हमने डिस्कस किया हुआ है। यहां से अगर हम देखेंगे, चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन इज 1.6 इंटू 10⁻19। ठीक है, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो वहां से अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो वो किसके बराबर आएगा, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड। तो 1 एम्पियर वो करंट होती है, वो करंट, ठीक, जहां पे 1 सेकंड के अंदर एक कॉलम चार्ज जो है वो फ्लो होते हैं। या 1 सेकंड के अंदर अगर 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स किसी जगह से पास होते हैं, फ्लो होते हैं, तो उसको भी हम 1 एम्पियर करंट कहते हैं। अब ये करंट जो होती है, ये करंट एक स्केलर क्वांटिटी है। क्या है? करंट क्या है? स्केलर क्वांटिटी होती है। लेकिन ये स्केलर क्यों है? यहां पे क्वेश्चन उठ रहा है। हमें पता है करंट की डायरेक्शन जो होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक, कर्नल्स टू इलेक्ट्रॉन्स या हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, करंट फ्लोज फ्रॉम हाई टू लो पोटेंशियल। अब यहां पे तो हमें डायरेक्शन गिवन होती है। ठीक,
अब यहां पे हमें इसकी डायरेक्शन गिवन होती है। इसकी डायरेक्शन कहां होती है? इसको इस तरीके से लिखो, इट फ्लोज इन डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। फ्लोज इन डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। अब जब हमें पता है ये पॉजिटिव चार्ज कर्नल्स की डायरेक्शन में फ्लो होती है, देन व्हाई वुड से ये स्केलर क्वांटिटी है। हम लोग क्यों कह रहे हैं कि ये स्केलर क्वांटिटी है? रीजन ये है, ये करंट जो है वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है, डज नॉट ओबे द लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन। तो ये वेक्टर एडिशन के लॉज को ओबे नहीं करता, इसलिए ये स्केलर है। कई जगहों पे लिख के होता है ये टेंसर है। क्या है? रैंक जीरो टेंसर। दैट मींस इसके अंदर खाली मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है। तो अलग चीज है। इन जनरल अगर हम याद रखेंगे ये स्केलर क्वांटिटी, इसकी डायरेक्शन होती है इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्जेस। अब यहां पे एक और चीज है, जिस टाइम पे करंट का कंसेप्ट डिस्कवर हुआ उस टाइम पे इलेक्ट्रॉन्स डिस्कवर नहीं हुए थे। अब यहां पे हम लोग इसको समझ ले, क्या है, जिस टाइम पे इलेक्ट्रॉन्स डिस्कवर हुए उससे बहुत पहले करंट को डिस्कवर किया गया था, और उस टाइम पे लोगों को नहीं पता था, साइंटिस्टों को नहीं पता था कि इलेक्ट्रॉन भी कोई चीज होती है। तो उन्होंने यही मान लिया पॉजिटिव चार्ज जो होता है जिस डायरेक्शन में वो चलेगा उसी डायरेक्शन में करंट चलती है। बट टाइम के साथ जब डिस्कवरीज हुई, एटम, सब एटॉमिक पार्टिकल्स की डिस्कवरीज हुई, तो वहां से हमें पता चला असल में तो कर्नल मूव ही नहीं करता है, पॉजिटिव चार्ज तो मूव नहीं करता। ये तो मूव कौन कर रहा है? नेगेटिव चार्ज मूव कर रहा है। असल में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं, जो लूजली बॉन्ड फ्री चार्जेस जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, ना कि कर्नल्स। प्रोटॉन जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है, कर्नल फिजिक्स में इसको हम कहते हैं होल कहते हैं, ये कर्नल जो है ये मूव नहीं करते हैं। फिर इस वजह से उस टाइम पे भी बहुत सारी डिस्कवरीज, बहुत सारे मैथमेटिकल फॉर्मुलेशंस बन गए थे, फिर वो सारा कैंसल आउट हो जाता है। इसलिए बाय कन्वेंशन उन्होंने यही रख लिया कि करंट जो है पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन में फ्लो करती है, ठीक है। करंट किस डायरेक्शन में चलती है? पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन में। इसलिए करंट की दो टाइप्स हम यहां पे पढ़ते हैं, एक ही कन्वेंशनल करंट, बाय कन्वेंशन जिसको हमने ले लिया है वही पॉजिटिव चार्ज। इसकी टाइप्स दो टाइप्स है। पहली टाइप जो है इसकी कन्वेंशनल करंट, टाइप्स तो बहुत सारी है बट यहां पे जो अगर हम देखेंगे ऑन द बेस ऑफ डायरेक्शन, पहली टाइप है इसकी कन्वेंशनल करंट। कन्वेंशनल करंट। अब ये कन्वेंशनल करंट कौन सी होती है? जो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ मूव करे, यानी वो करंट जो किसकी डायरेक्शन में होगी? पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन में होगी। यहां इसको हम लिखेंगे ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, ठीक। वो करंट जो पॉजिटिव चार्जेस की डायरेक्शन में होगी। असल में तो करंट की डायरेक्शन को भी हम यही लेते हैं जो पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन होती है, नहीं तो फिर सारी फिजिक्स को हमने नए से फॉर्मुलेट करना पड़ता। इस वजह से फिर इसको कन्वेंशनल करंट का हमने नाम दिया। अब अगर हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स असल में फ्लो करते हैं, तो उस करंट को हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉनिक करंट। क्या कहते हैं? अब ये इलेक्ट्रॉनिक करंट कहां से फ्लो होगी? नेगेटिव टू पॉजिटिव। यहां दूसरी लैंग्वेज में अगर हम इसको बोलेंगे फ्रॉम लो टू हाई पोटेंशियल, और यहां पे कन्वेंशनल करंट फ्रॉम हाई टू लो पोटेंशियल, हाई टू लो पोटेंशियल। और इलेक्ट्रॉनिक करंट लो टू हाई पोटेंशियल। और ये इलेक्ट्रॉनिक करंट किसकी वजह से होती है? ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स या नेगेटिव चार्जेस। वो करंट जो इलेक्ट्रॉन्स या नेगेटिव चार्जेस की वजह से होती है उसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक करंट कहते हैं। अब इसके बाद स्टेडी करंट, नेक्स्ट टाइप इसकी अगर हम देखेंगे, अभी स्टडी करंट कौन सी होती है? वो करंट जो टाइम के साथ अपने मैग्नीट्यूड को चेंज ना करे, यानी वो करंट जिसका मैग्नीट्यूड टाइम के साथ साथ सेम रहे, कांस्टेंट रहे, वैसी करंट को हम क्या कहते हैं? स्टेडी करंट रहते हैं, यानी सेम, नॉन वेरिएबल, ठीक है। ये वेरिएबल नहीं होती है। नॉन वेरिएबल करंट या स्टडी करंट वो होती है जिसमें मैग्नीट्यूड टाइम के साथ चेंज नहीं होता है। मैग्नीट्यूड डज नॉट चेंज विद टाइम, ठीक है।
वो करंट जिसका मैग्नीट्यूड टाइम के साथ चेंज ना हो उसको हम क्या कहते हैं, स्टेडी करंट। फिर इसी का उल्टा दूसरा आता है वेरिएबल करंट। अब ये वेरिएबल करंट कौन सी होगी, जिसका मैग्नीट्यूड टाइम के साथ साथ बार बार चेंज होगा, मैग्नीट्यूड चेंज विद टाइम, यानी वो करंट जिसका मैग्नीट्यूड टाइम के साथ साथ बार बार चेंज होगा, वेरिएबल करंट। वेरिंग करंट भी इसको आप कहीं पे पढ़ोगे, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। वेरिंग करंट या वेरिएबल करंट, ठीक है, नॉन स्टेडी करंट, ठीक, जो नाम देना है, वो करंट जिसका मैग्नीट्यूड टाइम के साथ साथ चेंज हो, वैसी करंट को वेरिएबल, वेरिंग या नॉन स्टेडी करंट कहते हैं। वो करंट जिसका मैग्नीट्यूड टाइम के साथ चेंज ना हो उसको हम स्टेडी करंट कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक करंट, वो करंट जो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होगी और इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही होगी, यानी लो टू हाई पोटेंशियल जो करंट फ्लो करती है उसको हम इलेक्ट्रॉनिक करंट का नाम दे देते हैं। और कन्वेंशनल करंट वो करंट होती है जो पॉजिटिव टू नेगेटिव यानी हाई टू लो पोटेंशियल होती है, जिस करंट को हम इन जनरल पढ़ते हैं। इस करंट की डायरेक्शन जो होती है हमेशा अपोजिट टू दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स लो टू हाई पोटेंशियल जाते हैं और करंट कहां जाती है, हाई टू लो पोटेंशियल। इसका एक रीजन ये भी है, जिस टाइम पे करंट डिस्कवर हुई थी उस टाइम पे इलेक्ट्रॉन्स डिस्कवर नहीं हुआ था, इसलिए बाय कन्वेंशन हम लेते हैं पॉजिटिव चार्जेस की डायरेक्शन में करंट जो है फ्लो करती है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक जाता है वो है ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। हमने इससे पहले पोटेंशियल के बारे में डिस्कस किया है ना। पोटेंशियल क्या होता है, वर्क डन, ठीक है। अगर हम बात करेंगे यहां पे ईएमएफ, ईएमएफ भी एक किस्म का अगर हम देखेंगे एक टाइप है, ये भी पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है, ठीक है। अगर मैं पोटेंशियल की बात करूंगा पहले, किसकी, अगर मैं पोटेंशियल की बात कर रहा हूं, पोटेंशियल को हम क्या लिखते हैं, वर्क डन इन ऑर्डर टू ब्रिंग ए पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, यानी एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में हमें कितना वर्क डन लगता है, एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में हमें कितना वर्क डन लगता है, उसी को हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल कहते हैं। सही है, वर्क डन अपॉन चार्ज, यही फॉर्मूला था पोटेंशियल का। एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में कितना वर्क डन हमें लगता है, उसी को हम पोटेंशियल कहते हैं। अब लेकिन यहां पे क्या है, ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब यहां पे क्या होगा, अगर हमारे पास कोई सोर्स है, पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। अब एक चार्ज को एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल में ले जाना है, कहां, वहां एक पॉइंट से, पोटेंशियल डिफरेंस के अंदर क्या होता है, हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के अंदर चार्ज को ट्रांसफर करते हैं, लेकिन यहां पे हमने कहां ट्रांसफर करना है, एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल में। ये भी तो इसी के एक टाइप है, इसी के जैसा है, ठीक है। फर्क इतना है, यहां पे हम पॉइंट टू पॉइंट ट्रांसफर करते हैं, ठीक है, और यहां पे हम ट्रांसफर करते हैं टर्मिनल टू टर्मिनल, यानी एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल में एक चार्ज को ट्रांसफर करने में, एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक एक चार्ज को ले जाने में कितना वर्क होगा, उसी को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है। वर्क डन बाय सोर्स, वर्क डन बाय सोर्स, एक सोर्स जो है, बैटरी है, सेल है, कोई भी चीज जिसको आप ले हुए, वो कितना वर्क डन कर रहा है इन taking a unit positive charge, in taking a unit positive charge from one terminal to another। वो वर्क डन जो एक सोर्स करता है एक चार्ज को एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक ले जाने में। अब यहां पोटेंशियल के केस में वर्क डन कहां होता है, एक पॉइंट से, what is potential, electrostatic potential, work done in order to bring a unit positive charge from one point to another point, एक जगह से दूसरी जगह तक एक चार्ज को ले जाने में कितना वर्क होता है, उसी को हम पोटेंशियल कहते हैं। इस पोटेंशियल को हम भी लिखते हैं, ठीक है, वर्क डन को W अपॉन Q, ये पोटेंशियल का फॉर्मूला है, V इक्वल्स टू W अपॉन Q। इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, वोल्ट होता है। अब यहां पे अगर मैं ईएमएफ की बात करूंगा, कि यहां पे भी हमने कहा एक चार्ज को एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक ले जाने में कितना वर्क डन होगा, कि ये भी सेम है, बट यहां पॉइंट टू पॉइंट है, वहां टर्मिनल टू टर्मिनल है। तो मुझे अब एक बात बताओ, इसका फॉर्मूला हम क्या लिखेंगे, ईएमएफ किसके बराबर होगा, वर्क डन अपॉन चार्ज। क्या सेम फॉर्मूला इसका भी बन रहा है, क्या ईएमएफ को अगर मैं ई से लेता हूं W अपॉन क्यू, क्या इसका भी फॉर्मूला सेम बन रहा है, V इक्वल्स टू W अपॉन क्यू, ईएमएफ भी क्या है, W अपॉन क्यू। तो इसका भी ऐसा यूनिट जो होता है वो वोल्ट ही होता है।
यहां पे कभी कभार क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डिफाइन 1 वोल्ट, 1 वोल्ट को डिफाइन करो। क्या 1 वोल्ट को अगर डिफाइन करना है तो क्या आएगा, 1 जूल अपॉन 1 कॉलम। ठीक है, ये वोल्ट किसके बराबर होगा, वर्क डन का ऐसा यूनिट जूल, चार्ज का कॉलम, जूल पर कॉलम को ही हम वोल्ट कहते हैं। अब 1 वोल्ट कितना होता है, अगर हमें एक कॉलम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट या एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक ले जाने में 1 जूल वर्क लगता है। एक कॉलम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, यानी यहां से मैंने एक कॉलम चार्ज को लिया यहां तक, इसको यहां से यहां तक ले जाने में मुझे 1 जूल वर्क अगर लग रहा है, उस टाइम पे मेरा पोटेंशियल है, मेरा ईएमएफ कितना होगा, 1 वोल्ट के बराबर होगा। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करेंगे, क्या मैं इस ईएमएफ को बोल सकता हूं मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सर्किट, क्या मैं इसको बोल सकता हूं मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सर्किट? क्यों? क्योंकि इसको कहां से हम ले रहे हैं, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट नहीं, पूरे एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक लेके जा रहे हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, हमारा इसमें आता है करंट डेंसिटी। क्या आता है हमारा, इसके बाद का टॉपिक जो है वो है करंट डेंसिटी। इस करंट डेंसिटी को हम J से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? ये करंट डेंसिटी क्या होता है, ठीक, एक यूनिट एरिया से कितनी करंट फ्लो होती है उसी को हम करंट डेंसिटी कहते हैं। ठीक है, एक यूनिट एरिया से कितनी करंट फ्लो होती है उसी को हम क्या कहते हैं, करंट डेंसिटी। अब यहां पे एक चीज आती है, जो ये एरिया है, एरिया ये परपेंडिकुलर होता है किसके, करंट के फ्लो को, यानी डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस या डायरेक्शन ऑफ करंट के परपेंडिकुलर क्या होगा, ये एरिया होगा। एक यूनिट एरिया से कितनी करंट फ्लो होती है, अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया, उसी को हम क्या कहते हैं, करंट डेंसिटी। लेकिन ये एरिया जो इसमें होता है परपेंडिकुलर होता है टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, यानी जिस डायरेक्शन में करंट चल रही है, करंट और ये एरिया ये आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, 90 डिग्री का एंगल इनके बीच में होता है। अगर हम बात करेंगे इसको मैथमेटिकली हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, J इसके बराबर हमने कहा फ्लो ऑफ करंट पर यूनिट एरिया, I हो गया करंट, नीचे हो गया एरिया। एक फॉर्मूला इसका हमारा ये नहीं कर रहा है, करंट डेंसिटी बराबर होता है I अपॉन A के। दूसरा फॉर्मूला अगर मैं बोलूंगा, क्या मुझे पता है, पीछे अभी हमने किया, I किसके बराबर होता है, Q अपॉन T के, सही है। अगर मैं इसको यहां पे पुट करूंगा, क्या मेरा यही J जो है ये बनेगा Q अपॉन AT, क्या मेरा ये फॉर्मूला बनेगा J इक्वल्स टू Q अपॉन AT के बराबर। ठीक है, क्यों, I होता है बराबर Q अपॉन T के, तो ये डाला J होगा, इसका दूसरा फॉर्मूला हमारा निकलता है Q अपॉन AT के बराबर निकलता है। अगर मैं इसके SI यूनिट की बात करता हूं, इसका SI यूनिट क्या होगा, इसका SI यूनिट करंट का एम्पियर और एरिया का मीटर स्क्वायर, एरिया A पर मीटर स्क्वायर, क्या यही होगा, यहां आप इसको ऐसे भी लिखते हो AM-2, ठीक है, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। इसके ऊपर एरो है तो यहां से हमें समझ जाना चाहिए ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करते हैं ओम्स लॉ, ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है ओम्स लॉ के बारे में। किसके बारे में, अभी यहां पे खाली ओम्स लॉ पढ़ना है, आगे जाके हमने इसको डेराइव भी करना है, प्रूफ करना है। ठीक है, ओम्स लॉ को डेराइव भी करना है। अब ये ओम्स लॉ की अगर मैं बात करता हूं, ओम्स लॉ क्या है, ओम ने क्या कहा, एक कंडक्टर के अंदर जो करंट चलती है, यहां पे मेरे पास कोई कंडक्टर है,
ठीक है, इसके बीच में से करंट चल रही है। इसने क्या कहा, ये करंट जो है कंडक्टर के बीच में से चलती है, ये डायरेक्टली डिपेंड करती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इस कंडक्टर के टर्मिनल्स के पोटेंशियल के ऊपर। किसके ऊपर? पोटेंशियल के ऊपर। ठीक है, अगर इसको हम लिखेंगे, इसकी स्टेटमेंट अगर हमने लिखनी है, ओम्स लॉ स्टेट्स दैट करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर, क्या? करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर, करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर। करंट जब किसी कंडक्टर के बीच में से चलती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, किसके होगा? पोटेंशियल डिफरेंस। किसके? इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक, करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एंड्स ऑफ ए कंडक्टर, या अक्रॉस द एंड्स ऑफ ए कंडक्टर, अक्रॉस एंड्स ऑफ कंडक्टर। ठीक है, करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर, जब किसी कंडक्टर के बीच में से जो करंट चलती है वो डायरेक्टली डिपेंड होती है किसके ऊपर? पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर। अगर मैथमेटिकली हमने इसको ओम्स लॉ को लिखना होगा, क्या कहता है ये? करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ ए कंडक्टर। लेकिन यहां पे एक और चीज इसमें ऐड होती है, ये तब पॉसिबल है जब इसमें कुछ चीजें कांस्टेंट रहे, वो चेंज ना है। एग्जांपल, अगर इसमें कांस्टेंट क्या क्या होना चाहिए तब जाके ये पॉसिबल है? पहला टेम्परेचर, ठीक है, दूसरा लेंथ और एरिया, ठीक है, नेचर ऑफ मटेरियल, मटेरियल भी सेम रहना चाहिए, टेम्परेचर भी सेम रहना चाहिए, लेंथ भी और एरिया भी। जब ये सारी चीजें कांस्टेंट होगी तब जाके ये ओम्स की स्टेटमेंट सही साबित होती है। ठीक, ओम्स ने तो खुद ये स्टेटमेंट दी है कि जब भी किसी कंडक्टर के बीच में से करंट फ्लो होती है वो डायरेक्टली डिपेंड करती है पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर, लेकिन उस केस में टेम्परेचर, लेंथ, एरिया और नेचर ऑफ सब्सटेंस जो है ये सारे के सारे एक जैसे रहने चाहिए, यानी कांस्टेंट रहने चाहिए। अगर ये सारी चीजें कांस्टेंट है तो इसको अगर हम मैथमेटिकली फॉर्मुलेट करेंगे तो V किसके बराबर आएगा? पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। क्या यही कहा ओम ने? अगर मैं यहां पे अब इक्वल टू की साइन लाऊं तो V किसके बराबर बनेगा? R I। ये मैथमेटिकली हमारे पास ओम्स लॉ आया, V इक्वल्स टू R I। अब ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, ये R क्या है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, और इसी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को ही हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं? ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट R जो है इसी को हम क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस। ठीक है, ये रेजिस्टेंस क्या V और I के ऊपर डिपेंड करता है? नहीं, ये तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, ये रेजिस्टेंस इंडिपेंडेंट। V और I की वैल्यू के ऊपर ये इंडिपेंडेंट होता है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, यहां से अगर हम बात करेंगे, ये तो ओम्स लॉ यहां से निकल गया कि यहां से हमारा कोई और फॉर्मूला निकल सकता है, इसी को अगर हम चेंज करेंगे, हाँ निकल सकता है। अब यहां पे एक करंट इसके साथ मल्टीपल में, अगर मैं इसको चेंज करूंगा तो यहां पे कितने फॉर्मूलाज हमारे और यहां से डेराइव होंगे? V बराबर है R I के। अब इसको अगर मैं इस साइड शिफ्ट करूंगा तो क्या V अपॉन I जो है ये R के बराबर आएगा? एक और फॉर्मूला है ना। अब इसके अलावा क्या कोई और फॉर्मूला मेरा यहां से डेराइव हो सकता है? P अपॉन, हाँ वो तो है करंट का, लेकिन रेजिस्टेंस का फॉर्मूला अगर मैं इसको रेसिप्रोकल करता हूं, I अपॉन V, क्या ये 1 अपॉन R के बराबर बनेगा? यहां पे बोर्ड में बच्चे फंस जाते हैं, यहां पे इसके ऊपर अगर ग्राफ आया VI ग्राफ, ये तो एक दूसरे के ऊपर इक्वली डिपेंड करते हैं, लीनियर ग्राफ बनेगा दोनों केसेस में, लेकिन क्या होगा? एक में डायरेक्ट होगा और एक में इनवर्स होगा। ठीक है, अब यहां से अगर हम देखेंगे ये करंट जो है ये इनवर्सली डिपेंड करती है रेजिस्टेंस के ऊपर। किसके ऊपर? यहां से ये फॉर्मूला हमारा निकला, करंट इनवर्सली डिपेंड होती है रेजिस्टेंस के ऊपर। दैट मींस अगर रेजिस्टेंस किसी सब्सटेंस की बढ़ी तो फ्लो ऑफ चार्ज यानी करंट जो है कम हो जाएगी, रेजिस्टेंस कम होगी तो करंट बढ़ जाएगी। अब यहां से अगर हम इसको देखेंगे, I का फॉर्मूला क्या आएगा? करंट का फॉर्मूला हमारे यहां से दूसरा निकलेगा, I इक्वल्स टू V अपॉन R। ये हमारा एक और फॉर्मूला निकला। इस रेजिस्टेंस के SI यूनिट की अगर मैं बात करता हूं, इसका SI यूनिट जो होता है
इसका एसआई यूनिट क्या होता है? ओम होता है। क्या होता है? ओम होता है। इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम। अब जो मैंने यहां पे ग्राफ की बात की, अगर मैं इस ग्राफ को बनाऊंगा तो किस तरीके का ग्राफ मेरा यहां पे बनेगा? छोटा हो गया। वी आई, अब ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितना आई बढ़ेगा उतना वी भी बढ़ेगा, तो यहां पे लीनियर ग्राफ बनेगा, स्ट्रेट लाइन हमारा ग्राफ होगा। क्या होगा? स्ट्रेट लाइन हमारा ग्राफ होगा। और यहां पे स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ का, वी आई ग्राफ का स्लोप जो है वो हमें क्या देता है? रेजिस्टेंस को देता है। वी अपॉन आई क्या देता है? हमारा रेजिस्टेंस। ये यहां से, बट अगर इसका उल्टा हो गया, एग्जामिनर यहां पे फंसा देता है, अगर यहां पे क्या हुआ, आई को ऊपर शिफ्ट किया और वी को नीचे, ये तो तभी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ग्राफ कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन ही होगा, बट यहां पे स्लोप ऑफ आई अपॉन वी ग्राफ, आई और वी का ये किसके बराबर होगा? 1 अपॉन आर के। किसके? 1 अपॉन आर के। वहां पे डायरेक्टली आर था, यहां 1 अपॉन आर। यहां पे बच्चे फंस जाते हैं, यहां पे एग्जामिनर जो है इस टाइम आई को ऊपर शिफ्ट कर देता, हालांकि दोनों में लीनियर स्ट्रेट लाइन ग्राफ ही होगा। उसके बाद अगर हम रेजिस्टेंस की बात करेंगे, हमने कहा ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, इंडिपेंडेंट ऑन द वैल्यू ऑफ वी एंड आई। इसका ऐसा यूनिट क्या है? ओम है। क्या है? ओम है। ये रेजिस्टेंस होता क्या है? वो प्रॉपर्टी किसी मटेरियल की जिसकी वजह से वो फ्लो ऑफ चार्जेस या करंट को रेजिस्ट करता है, रोकता है। ठीक है, चार्जेस के चलने को या करंट के चलने को जो रुकावट बनती है, उसी रुकावट को हम क्या कहते हैं? भाई रुकावट में खेद है, क्या है? रेजिस्टेंस है। क्या है? रेजिस्टेंस है। ठीक, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल विच रेजिस्ट्स द फ्लो ऑफ करंट। property of material which resists flow of charges or current। मटेरियल की वो प्रॉपर्टी जो चार्जेस या करंट के चलने को रोकती है, रुकावट बनती है। अगर मैं इसके एसआई यूनिट की बात करूंगा, ओम निकाला, या अगर मैं यहां से इसके एसआई यूनिट की बात करता हूं, आर वी अपॉन आई, इसका क्या है? वोल्ट अपॉन करंट का एम्पियर। वोल्ट पर एम्पियर को ही हम ओम भी कहते हैं। ठीक है, अब कभी कभार पूछा जाएगा आपसे, 1 ओम, क्या पूछा जाएगा? 1 ओम। ठीक है, 1 ओम कितनी रेजिस्टेंस होगी? अब इसका फॉर्मूला हमने ऑलरेडी निकाला, क्या है? आर बराबर होगा वी अपॉन आई के। ठीक है, अब 1 ओम कब होगा? जब 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर होगा। ठीक है, जिस टाइम पे किसी कंडक्टर के बीच में से 1 एम्पियर की करंट फ्लो होगी और उसके एंड्स का पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट होगा, उस टाइम पे जो रेजिस्टेंस होगी उसी को हम 1 ओम रेजिस्टेंस कहते हैं। यहां पे 1 ओम रेजिस्टेंस भी डिफाइन हो गया। अगर एक कंडक्टर के एंड्स का पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है, कितना है? 1 वोल्ट है, और उसके बीच में से 1 एम्पियर ऑफ करंट फ्लो होती है, उसी को हम 1 ओम रेजिस्टेंस कहते हैं। वो प्रॉपर्टी मटेरियल की जिसकी वजह से वो चार्जेस या करंट के फ्लो को रोकता है। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? फॉर्मूला से उधर से डिराइव कर लेना, m1 l2 t माइनस 3 a माइनस 2। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला से वहां से आराम से डिराइव कर लेना, 11th क्लास के अंदर आपने इनकी डेरिवेशंस देखी होगी। ठीक है, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टेंस m1 l2 t माइनस 3 a माइनस 2 के बराबर होता है। ठीक है, यहां पे हो गया हमारा रेजिस्टेंस का खत्म। इसके बाद अगर हम बात करेंगे रेजिस्टेंस डिपेंड किन चीजों के ऊपर करता है? रेजिस्टेंस किन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है? पहला रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस, और उसके बाद ड्रिफ्ट वेलोसिटी वगैरह जो है, और उनका रिलेशन विद करंट। ओम्स लॉ को हमने वहां से प्रूव भी करना है, इसको नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे। थैंक यू।